मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। इसके बारे में अपनी चर्चा चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपन पढ़ रहे हैं, पिछले सेशन से ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, और इसमें राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ये दो मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन आगे एक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले महत्वपूर्ण जैव उर्वरक, और वो है एजोस्पाइरिलम। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का अपना टॉपिक है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम की अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यह जीवाणु एजोस्पाइरिलिएसी यानी कि स्पाइरिलिएसी कुल का जीवाणु होता है। यह राई, बाजरा, ज्वार के पौधों की जड़ों के साथ रहता हुआ पाया जाता है। वृद्धि नियामक पदार्थ उत्सर्जित करता है और पर्णहरित की मात्रा को भी बढ़ाता है। यानी इस प्रकार से बहुत सारे इसके उपयोग हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। एजोस्पाइरिलम की अपन बात करते हैं तो देखो, मैंने आपको बता दिया, यह स्पाइरिलिएसी कुल का सदस्य है, कुल का सदस्य है। यह जीवाणु राई, बाजरा तथा ज्वार के पौधों की जड़ों के साथ तथा ज्वार के पौधों की जड़ों के साथ पाया जाता है। यानी कि इनकी जड़ों के अंदर ये रहता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो यह वृद्धि नियामक पदार्थों को भी उत्सर्जित करता है और पर्णहरित की मात्रा को बढ़ाता है। तो यह वृद्धि नियामक पदार्थ को उत्पन्न करता है तथा पर्णहरित की मात्रा को भी बढ़ाता है। पर्णहरित की मात्रा को भी बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इससे पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है और गहरा हरा रंग होगा। ये तो अपन जान ही चुके हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको इसके बारे में अभी तक बताया है। क्या बताया है कि एजोस्पाइरिलम जो होता है वो स्पाइरिलिएसी कुल का सदस्य होता है। ये राई, बाजरा, ज्वार की पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है और यह वृद्धि नियामक पदार्थ उत्पन्न करता है, साथ ही ये पर्णहरित की मात्रा भी बढ़ाता है। अब सिंपल सी बात है, यदि वृद्धि नियामक पदार्थ उत्सर्जित करा है तो इससे पादपों की वृद्धि अच्छी होगी, और यदि पर्णहरित की मात्रा बढ़ा रहा है तो पौधा क्या होगा, गहरे हरे रंग का होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो यह पौधों की जड़ों में माइकोराइजल इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है। यह पौधों की जड़ों में
माइकोराइजल इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है। तो माइकोराइजा जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि माइकोराइजा जो होता है, इस माइकोराइजा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है जो पादपों की जड़ों और जीवाणुओं के मध्य पाया जाता है। वो सिंपल सी बात, अपन को उसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भी एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवाणु क्या करते हैं। यहाँ पर जीवाणु जो होता है, जीवाणु या कवक, देखो माइकोराइजा जो संबंध होता है वो कवक और आपकी जो जड़ें होती है उनके मध्य पाया जाता है। इसमें सहजीवी संबंध है, मतलब एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं। कवक क्या करता है, पानी को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है और पौधे जो होते हैं वो कवक को भोजन प्रदान करते हैं। तो इन दोनों की जो ये साझेदारी का जो संबंध है इसको माइकोराइजल संबंध कहते हैं, माइकोराइजल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये इन्फेक्शन को बढ़ाता कौन है, ये एजोस्पाइरम जीवाणु इस संबंध को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यह जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, तो देखो धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, सब्जियों आदि में किया जाता है। इसका उपयोग धान यानी कि चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, धान है, चावल है, धान यानी चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जियों में किया जाता है। सब्जियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि यह 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने में सक्षम होता है। ये कैपेसिटी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाता है। ठीक है, जिसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। इनसे इंडोल एसिटिक एसिड व जिबरेलिक एसिड 3 वृद्धि नियामक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो जीवाणु होते हैं इनसे IA एक तो ये तथा G, इसको उठा देते हैं अपन, GA3 वृद्धि नियामक प्राप्त होते हैं। वृद्धि नियामक पदार्थ मैंने आपको पहले भी बताया था यहां पर इस प्रकार से। तो वृद्धि नियामक पदार्थ प्राप्त होते हैं। वृद्धि नियामक पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनसे अनाज वाली फसलों में 15 से 30% उपज बढ़ती है। ठीक है, इनसे अनाज वाली फसलों में 15 से 30% तथा
नकदी फसलों में, ठीक है, 10 से 20% उपज बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको एजोस्पाइरलम के बारे में सारी चीजें बहुत विस्तार से बता दी है कि यह स्पाइरिलिएसी कुल का सदस्य होता है। जीवाणु जो होता है ये राई, बाजरा तथा ज्वार की पौधों की जड़ों के साथ पाया जाता है और जड़ों के साथ रहते हुए ये माइकोराइजल इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, माइकोराइजा उत्पन्न होगा और पौधे को जो है जल अवशोषित करने में सहायता हो जाएगी, जिससे उसकी जो वृद्धि होगी, यानी उसकी जो वृद्धि होती है वो लगातार होगी, यानी कि पौधा अच्छी वृद्धि कर पाता है। साथ ही बात करते हैं पर्णहरित की मात्रा बढ़ाएंगे जिससे पौधा हरा रहेगा। और आगे बात करते हैं अपन, तो यह वृद्धि नियामक पदार्थ भी स्रावित करता है, जैसे कि IIA, GA3 इस प्रकार के वृद्धि नियामक पदार्थ उत्सर्जित करता है जो पौधे की वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही मैंने बात की है तो यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है और इसकी क्षमता कितनी होती है तो ध्यान रखेंगे 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है, तो धान यानी कि चावल के अंदर होगा, ज्वार के अंदर होगा, बाजरा के अंदर होगा, गन्ना और सब्जियों के अंदर मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं तो ये इससे जो है ये जो एजोस्पाइरलम होता है इससे लाभ कितना होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे उपज में वृद्धि होगी। जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनमें 15 से 30% और नकदी फसलों के अंदर 10 से 20% उपज में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 3 जैव उर्वरक पढ़ लिए हैं, राइजोबियम पढ़ लिया है, एजोटोबैक्टर पढ़ लिया है और एजोस्पाइरलम का अपन ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अपन कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक जो होते हैं ये जैव उर्वरक होते क्या है ये तो अपन ने पढ़ लिया, पर अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से अपन खेतों के अंदर इसको काम में लेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखते रहिए और साथ के साथ इसको नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से अपन इस पूरे अध्याय को बहुत ही ध्यानपूर्वक कंप्लीट करने वाले हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से जो जैव उर्वरक होते हैं इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से उपज में भी वृद्धि होती है और जो मृदा की संरचना होती है उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जैसे होता है ना आजकल रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनके प्रभाव से मृदा की संरचना दिनों दिन खराब होती जा रही है, खेत जो होते हैं वो जल्दी ही बंजर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए ये जो जैविक खाद है, जैव उर्वरक है, इनका प्रयोग अपन को बढ़ाना चाहिए। और किस प्रकार से अपन प्रयोग को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर विस्तारपूर्वक जानकारी दे ही रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ें और अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको भी समझाने का आप लोग का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तभी आपका यह पढ़ना सार्थक होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो, तो नाइट्रोजन जैव उर्वरकों के उपयोग की विधि। नाइट्रोजनी जैव उर्वरकों के उपयोग की विधि। ठीक है, अब देखो भाई, उपयोग की जो विधि होती है इसमें अपन बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की या जैव उर्वरकों के बारे में। तो देखो अपन 2 चीजें और पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं अपन नील हरित शैवाल, आगे पढ़ेंगे इनको, नील हरित शैवाल, तथा एक और पढ़ेंगे अपन एजोला, ये भी जैव उर्वरक ही होते हैं।
ठीक है, और ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही करते हैं, ठीक है ना, परंतु इनके प्रयोग की विधि अलग होती है, इसलिए उनको अपन क्या पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी जो विधि अपन पढ़ने वाला है इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने अपन ने पढ़े हैं अभी उन सभी की उपयोग की ये विधि है, ठीक है। तो नील हरी शैवाल तथा एजोला के अलावा सभी जैव उर्वरकों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो क्या इसकी विधि होती है, क्या इसके चरण होते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके उपयोग की सबसे पहली विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं। क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपन क्या करें, इस जैव उर्वरक को जब बीज अपन खेत के अंदर डालते हैं उससे पहले, है ना, खेत के अंदर बीज डालने से कुछ समय पहले अपन क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं, और उस बीज उपचार के साथ में ही अपन क्या मिला दें, इन जैव उर्वरकों को यहाँ पर मिला दें, तो ये अपना प्रभाव यहाँ पर अच्छे से दिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन बीज उपचार के समय भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजनी जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो विधि क्या होती है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, इस विधि में, बीजोपचार की विधि में क्या करेंगे अपन, इस विधि में 1.5 से 2.5 लीटर पानी, 1.5 से 2.5 लीटर पानी को गर्म करके, उसमें गुड़ मिलाता है, ध्यान रखना ना, उसमें गुड़ मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इस घोल के ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम कल्चर मिलाते हैं। इसमें 600 ग्राम, यानी कि 3 पैकेट आते हैं लगभग 200 ग्राम के, तो 3 पैकेट कल्चर मतलब वही जो भी आप लोग जीवाणु काम में ले रहे हो, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है ना, एजोस्पाइरलम है, तो इसका 3 पैकेट अपन यहाँ पर क्या मिलाते हैं, कल्चर मिलाते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों को फर्श या पॉलीथीन शीट पर फैला लेते हैं। 1 हेक्टेयर में उपयोग में आने वाले बीजों को अब फर्श पर या पॉलीथीन शीट पर फैला लेते हैं। बीजों के ऊपर कल्चर के घोल को भली प्रकार छिड़क देते हैं। इसके पश्चात बीजों पर
बीजों पर कल्चर घोल को अच्छी तरह छिड़क देते हैं। अच्छी तरह छिड़क देते हैं, जिससे बीजों पर जैव उर्वरक के घोल की परत चढ़ जाती है, जिससे बीजों पर जैव उर्वरक के घोल की परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर परत चढ़ जाती है। साधारणतः 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 से 15 किलोग्राम दालों के बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि साधारणतः 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर राइजोबियम कल्चर 10 से 15 किलोग्राम दालों के बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। पर्याप्त होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? उपचारित बीजों को अपन छाया में सुखाकर बुआई कर देते हैं। ठीक है, अब उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बुआई कर देते हैं। यानी सूखने के बाद अपन क्या कर देंगे? इनकी बुआई यहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात की है कि ये जो मृदा उर्वरक होते हैं, इनमें अपन ने क्या पढ़ा है कि जैव उर्वरक जो होते हैं इनका प्रयोग जो होता है, इसमें सबसे पहली विधि बीज उपचार विधि है। इस विधि में 1 से 1.5 से 2.5 लीटर पानी लेंगे, उसमें गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल को जो है ठंडा होने पर 600 ग्राम यानी कि 3 पैकेट कल्चर इसके अंदर मिला देंगे। और अब इसे 1 हेक्टेयर में उपयोग में आने वाले जो भी बीज हैं उनको अपने एक फर्श पर या पॉलीथीन शीट पर फैलाकर इस जो घोल है इसको अपन भली प्रकार से वहाँ पर अच्छी तरह से छिड़क देंगे। इसके पश्चात क्या होता है? बीजों पर कल्चर घोल को अच्छी तरह छिड़कने के बाद बीजों पर जैव उर्वरक की जो परत वहां पर चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अब अपना जो ये कल्चर है या अपना जो ये उपचार है ये कंप्लीट हो चुका है। साधारणतः 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 से 15 किलोग्राम दालों के बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन ने बीजों का उपचार पूरी तरह से कर लिया है। तो अब ये उपचारित बीज जो होते हैं इनको अपन छाया में सुखाकर बुआई के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये था अपना बीजोपचार पहली विधि। आशा करता हूँ आपको ये विधि यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।